हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश। आज हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे, जिसके टॉपिक्स है भाषा, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, निपात, वचन, लिंग, कारक, पुरुष, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्ययी, संधि, छंद, समास, अलंकार, रस, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थ शब्द, एकार्थ शब्द और वर्तनी शुद्धि। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियम का बोध कराना एक वलाई शास्त्र हिंदी व्याकरण कहलाता है। हिंदी भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिनके द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। वर्ण, साउंड, हिंदी भाषा के एक अक्षर, स्वर प्लस व्यंजन से बना हुआ अक्षर को वर्ण कहते हैं। अक्षर या वर्णों के व्यवस्थित ढंग को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई है जिसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे स्वर है, ए, आ, इनसे कोई छोटा टुकड़ा नहीं। देवनागरी लिपि में वर्ण 52 होते हैं, 39 व्यंजन और 13 स्वर होते हैं। दो प्रकार से स्वर जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, व्यंजन जो स्वर के साथ आते हैं। शब्द, वैसे रोमन लिपि में ये 26 होते हैं, A to Z। देवनागरी में 52 होते हैं। नेक्स्ट है शब्द, वर्ड। एक या अनेक शब्दों से बनी हुई ध्वनि सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द होते हैं। तत्सम जो संस्कृत भाषा से सीधे बिना परिवर्तन के ले लिए गए हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आने में थोड़ा सा उनमें बदलाव आया, जैसे खेत संस्कृत में क्षेत्र होता है, रात रात्रि संस्कृत में होता है, सूरज सूर्य, ऐसे। देशज जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण प्रचलित हुए, जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, ये अपने लोकल क्षेत्रीय है। विदेशी शब्द जो विदेशी जातियों के संपर्क में आने में उनकी भाषाओं से जो शब्द आए हैं, जैसे अंग्रेज़ों से टेलीफोन, टेलीविज़न, डॉक्टर्स। फारसी शब्द जो अनार, चश्मा, जमींदार, नमक, बीमार आदमी। अरबी अरब कंट्री से जैसे औलाद, औरत, गरीब, मालिक, कैदी। तुर्की शब्द कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दरोगा। फ्रांसीसी शब्द पुलिस, कर्फ्यू, इंजीनियर्स। चीनी तूफान, चाय, पटाखा। और जापानीज जो है दीक्षा शब्द जापान से मिला हुआ है। पद, फ्रेसेस। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। प्रयुक्त शब्द वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका एक पूरा अर्थ निकलता हो उसको वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन मार्क। वाक्य लिखते समय विराम, ठहराव या रुकने के लिए जो लगाए जाते हैं विराम चिन्ह कहलाते हैं, जैसे अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक, कोष्टक, इस टाइप के जो चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। संज्ञा, नाउन, वो सब जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध कराए। इंग्लिश में समझ जाओगे, और नाउन संज्ञा कहलाती है। इसको तीन प्रकार समझ सकते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक में जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए। जातिवाचक पर्टिकुलर को, कास्ट को डिनोट करे। भाववाचक गुण, दोष, धर्म, दशा के आदि में। सर्वनाम मतलब प्रोनाउंस, संज्ञा के स्थान पर जो यूज़ किया जाए वो सर्वनाम। विशेषण, एडजेक्टिव, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता जो बताए वो एडजेक्टिव या हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं। इनको हम चार प्रकार समझ सकते हैं: गुणवाचक, संज्ञा, परिणामवाचक, सर्वनाम, नाभिकवाचक। गुण में जैसे रंग, रूप का बोध। बगीचे में सुंदर फूल है तो सुंदर एक उसका क्वालिटी बता रहा है रूप की। संख्या में कितनी क्वांटिटी में। परिमाण में, नापतोल में, जैसे 2 मीटर कपड़ा तो 2 मीटर जो है वो परिमाणवाचक होगा। सार्वनाभिक, जिसमें शब्द से पहले, संख्या शब्द से पहले जो एडजेक्टिव आए वो सार्वनाभिक वाचक होता है। नेक्स्ट है क्रिया या वर्ब, जिस शब्द से दो कार्य होने या किए जाने का बोध हो वो क्रिया कहलाता है, ये वर्ब कहलाती है। क्रिया विशेषण या इंग्लिश में जिसको एडवर्ब कहते हैं, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता पता चले। जैसे रमेश धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे चलना एक वर्ब की क्वालिटी है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। समुच्चय बोधक, कंजक्शन जिनको बोलते हैं, शब्द या वाक्य में जोड़ने को हम समुच्चय बोधक कहते हैं, किंतु परंतु इसलिए ये इसके उदाहरण है। विस्मय आदि बोधक, इंटरजेक्शंस, यहाँ पे इंग्लिश का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है आप लोगों को। ऐसे शब्द जिससे हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव हो वो विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। एग्जाम्पल भी दिया गया है इसमें। निपात मतलब किसी भी बात पर अतिरिक्त
बाहर देकर बोलने वाले शब्द को निपात कहते हैं। वचन, नंबर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की हमें जिस रूप में हमें संज्ञा का पता चले उसको हम वचन कहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दो ही होते हैं, सिंगुलर और बहुवचन। लिंक्स, जेंडर जिसका पता चले, इसकी जाति का, पुरुष मेल फीमेल का। कारक, नेक्स्ट, इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। फैक्टर, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध का बोध करवाता है कारक। यह कारक ये भी अंकित करता है कि संज्ञा सर्वनाम के वाक्य में काम क्या है, या आप ये भी कह सकते हो संज्ञा सर्वनाम जिस रूप में वाक्य में अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध क्या है। ये 8 प्रकार से होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। नेक्स्ट है उपसर्ग यानी प्रफिक्स, वो शब्द जो शब्द के आरंभ में लगकर उसका अर्थ बदल दे। पर प्लस आर, प्रहार हो गया। प्रत्ययजस्ट परफिक्स का उल्टा, जो शब्द के अंत में उसका अर्थ बदल दे जुड़ने से। अवेवी, इनडिक्लाइनेबल, जो कभी खत्म ही ना हो। वे न हो, जिन शब्द को लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन ना होता हो। जब तब आदि इसके एग्जाम्पल्स है। संधि, सम प्लस दी मतलब मेल जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। जैसे सम प्लस तोष तो संतोष, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। पहले शब्द का अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलने पर संधि होता है, और इसका जस्ट अपोजिट मतलब अलग अलग करने के पर ये संधि विच्छेद कहलाता है। दो शब्दों से जैसे मिलकर मिला है हिम प्लस आली, ये संधि विच्छेद, और हिम प्लस आली को मिलने से जो मिला बना वो हो गया आपका संधि। नेक्स्ट है आपका संधि की टाइप्स। 3 टाइप्स की है ये, शोर के आधार पे, व्यंजन और विसर्ग। शोर, जब शोर के साथ शोर का ही मेल हो तो तीसरा शोर उसमें बनता है। शोर संधि को हम 4 प्रकार से समझ सकते हैं, 5 प्रकार से। दीर्घ, गुण, वर्धी, यण। दीर्घ जिसमें बड़ी मात्रा हो, गुण एक मात्रा हो, एग्जाम्पल दिया गया जैसे महेंद्र, रमेश, महोदय। वर्धी, नाम से पता चल रहा है आपको, गुण में वर्धी तो 2 मात्रा हो गई, सदैव, महज। यण, ये व र के पहले आधा शब्द, के 3 ही शब्द इसमें फिक्स है। ये व र के पहले आधा शब्द, जैसे स्वागत तो वैसे पहले आधा श, इत्यादि। तैसे पहले ई, यण सिद्धि के उदाहरण है। अयादि, इसमें ये मात्राएं नहीं आती और इसका अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है, जैसे पवन, धावक, नायक। नेक्स्ट व्यंजन शब्दी, व्यंजनों को व्यंजन या स्वर के साथ मिलने से जो शब्द बने व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन आपको पता है 39, स्वर 13, कुल 52। दिग प्लस अंबर, दिगंबर इसका उदाहरण है। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के बाद स्वर व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन हो वो विसर्ग संधि कहलाती है। नेक्स्ट आपका छंद। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, और छंद कविता या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान में संबंधित नियमों को छंद कहते हैं, जिसमें एक लय आती है। छंद ये मात्रा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय, तुक के नियम को छंद कहते हैं। छंद के 7 अंग होते हैं, पद, चरण, वर्ण और मात्रा, संख्या प्लस क्रम, गण, गति, विराम, तुक। नेक्स्ट आपका समास। छोटा रूप, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने से जो छोटा रूप बनता है उसको हम समास कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर, तो रसोई घर एक समास हो गया। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र होता है, लेकिन इसको हम समास विग्रह करेंगे तो राज प्लस पुत्र होगा। ये वैसे तो आपके 4 प्रकार के हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने 6 कर दिया। देखते हैं अविभावी समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है और उपसर्ग या अभिकारी हो सकता है, जैसे रातों रात, आजीवन। आजीवन में उपसर्ग है, रातों रात अभिकारी है, मतलब रात ही रात में। ये आपके अभिभाविक समास का उदाहरण है। नेक्स्ट द्वंद्व, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं। विलोम भी हो सकते हैं, जैसे नर और नारी, ये आपका द्वंद्व समास। बहुवीरी समास, दोनों पद गौण होते हैं, तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे गजानन, गज प्लस आनंद, जैसे मोटी है सूंड जिसकी, मतलब गणेश जी हो गए आपके। तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का बोध होता है, जैसे देशभक्ति, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, ये कारक चिन्ह आ गया। अभी तत्पुरुष को आगे डिवाइड किया गया है 2 भागों में, जिसमें दोनों के उत्तर पद प्रधान होते हैं। दिगु, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होती है, तो ये तो सिंपल है, जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रह, 9 है ग्रह। उसके बाद क्रमधारी, क्रमधारी में उत्तर पद प्रधान और साथ में वो विशेषण, विशेषज्ञ, उपमान, उपमेय, एक तुलना टाइप होता है क्रमधारे में, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा।
तुलना की गई है। महादेव, जो देवों के देव, महान है जो देव, नवयुवक, नया है जो योग, ये क्रमधारे के उदाहरण है। एक बार आप थोड़ा सा रिपीट करने से पकड़ जाओगे ठीक से। अलंकार, फिगर ऑफ स्पीच, इंग्लिश के सहारा लेने से आपको जल्दी पकड़ में आ जाएगा। और मेरा ये मानना है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आप बुक्स को रिकमेंडेड मत कीजिए, आप अपने सिलेबस को क्लियर कीजिए और फिर टॉपिक वाइज आजकल यूट्यूब पे हज़ारों क्लिप मिल जाएगी आपको, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, कुछ अलग ही मज़ा आएगा आपको। भाषा को शब्दार्थ में सुसज्जित या सुंदर बनाना ही क्या है, अलंकार। एक ये आभूषण आप इसको बोल सकते हो समझने के लिए। 3 प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उमय अलंकार, गुणों के आधार पर, जिसमें शब्दों का प्रयोग हो शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से काव्य चमत्कार, मतलब जो काव्य बनाया जाए अर्थ अलंकार, और उमय अलंकार क्या, दोनों का ही योग होता है। रस, नेक्स्ट है रस। रस मतलब आनंद, जिसे पढ़ने और सुनने में आनंद हो, इसे हम रस कहते हैं हिंदी में। रस, छंद और अलंकार ये काव्य रचना के लिए मस्ट रिक्वायर्ड है। रस का प्रयोग सबसे पहले भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में किया था, उनमें 8 प्रकार के रसों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट आपका विलोम शब्द, जिसे एंटोनियम्स बोलते हैं, विपरीत शब्द जो लिंग परिवर्तन के आधार पर हो सकते हैं। उपसर्ग के यूज से समाज के पद बदलकर विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स, समानार्थक शब्द होते हैं जो जस्ट आपके एंटोनिम्स के अपोजिट होते हैं। अलंकार, आभूषण, गहन, जेवर, ये इसके सिनोनिम्स है। अमृत, शुदा, पीयूष, सोम, मधु, अमी, ये इसके सिनोनिम समानार्थक शब्द। अनेकार्थ शब्द, सोलिटी वर्ड्स या सिमिलर वर्ड जो एक से अधिक अर्थ निकलते हो, जैसे अग्र, आगे का, श्रेष्ठ, शिरा, पहले। एकार्थ शब्द, मोनोलॉग वर्ड्स जिनको बोलते हैं, अर्थ में विभिन्नता होना। एकार्थ शब्द अर्थ विभिन्नता। अवस्था, बीता हुआ जीवन। आयु, संपूर्ण जीवन का, सुनने में एक जैसा लगे लेकिन अर्थ में विभिन्नता ही एकार्थ शब्द का उदाहरण है। वर्तनी शुद्धिकरण, स्पेलिंग चेक, जिसको इंग्लिश में आप पकड़ सकते हो। शुद्ध को लिखने में प्रयुक्त वर्णों को, क्रम को हम शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण, सर्वनाम के साथ विभक्त चिन्हों का प्रयोग करना। एक वाक्य दिया जा सकता है, द्वंद्व समाज के पदों के बीच योजन चिन्ह का प्रयोग करके। उच्चारण दोष,